अगर गूगल आप एक तालुका स्तर पर, तालुका को उस समय तालुका ही कहते थे, तो जो तालुका लेवल है, आप आज से समझ सकते हैं इसको। तालुका का मतलब है वर्तमान समय में हम इसको ब्लॉक समझ सकते हैं। ब्लॉक का मतलब कुछ गांवों का समूह, ठीक है, गांवों को मिला करके। या आप इसको तहसील समझ सकते हैं, कुछ गांवों को मिला के, भाई ये 10 20 50 गांव है, इस तालुका में होंगे या इस तहसील में होंगे, ठीक है। और तालुका लेवल पर इन्होंने बनाया एक तालुका बोर्ड, जो लोगों की समस्याओं को पहुंचाए, भाई उनकी समस्याएं क्या है जिनमें सुधार हो पाए। तो ये क्या बनाया गया, आपका तालुका बोर्ड बनाने की बात इन्होंने की, और उस समय पर इन्होंने काम करना शुरू किया। और ये पहली शुरुआत हुई, प्राचीन काल से जो चल रहा था उसके लिए कोई लिखित में चीजें नहीं थी, स्थायी प्रावधान नहीं था, तो पूरे भारत में ये बात की गई रिपन की, ठीक है। और इसीलिए रिपन को हम क्या बोलते हैं, रिपन ने जो दो चीजें की, इसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय, आपसे कभी भी पूछे स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा में किन दो स्तरों की बात की गई थी, तो आप बोलेंगे जिला स्तर और तालुका स्तर। आप कहेंगे इसमें गांव तो है ही नहीं, तो मैंने कहा आपको तालुका जो है वो कई गांवों से मिलकर बनता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको हम एलएसजी लिखेंगे, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जब इन्होंने ये काम किया तो इसीलिए इनको कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। इसको कहा जाता है, नाम बताइए इतनी देर से हम क्या नाम बोल रहे हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, जनक कौन है, तो आप कहेंगे स्थानीय स्वशासन के जनक हुए रिपन। रिपन या हम बोले फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। छोटी सी बात है, कौन है। तो कहने का मतलब है लिखित रूप से ऐसा जो प्रोसेस शुरू किया पहली बार पूरे भारतवर्ष के लिए, वो रिपन के द्वारा शुरू किया गया। अब रिपन ने इसको शुरुआत की तो ये चलता रहा, फिर जब तक भारत जो है आजाद नहीं हुआ। अब ये प्रोसेस चलता रहा, तो भारत की आजादी के समय पर मैंने बताया था जो सारा काम हुआ था वो किस अधिनियम से हुआ था, 1935 के अधिनियम को आप देखोगे, वहां पर भी स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका कि भारत की आजादी के बाद भारत के संविधान बनने तक जो शासन चला था वो 1935 के अधिनियम से चला था, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल चला था। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि जब हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी तो वहां पर भी फिर ये बातें उठी कि भाई जो हमारा न्यूनतम स्तर है उसके लिए क्या रहेगा। तो वहाँ संविधान सभा में दो गुट बन गए, तो विरोधी हो गए, एक तो विरोधी हो गए, मतलब एक दूसरे के विरोधी हो गए, ये समझिए। उसमें एक तो थे जो गांधीवाद के समर्थक थे और एक थे जो अम्बेडकरवाद के समर्थक थे। इस बात का क्या मतलब है ये समझना होगा आपको। देखो गांधी जी का जो सपना है वो ग्राम स्वराज का सपना था। गांधी जी क्या समझते थे कि जो गांव है उनके लिए क्या होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, उन लोगों को भी अपने अधिकार की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के समर्थक थे वो क्या कहते थे, तो अम्बेडकर जी की विचारधारा के जो समर्थक थे उन लोगों का मानना था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते थे, वो ऐसा इसलिए कहते थे कि भाई अभी क्या है, अब तक हमारे गांव के लोगों ने क्या देखी है, राजशाही देखी है, राजाओं का शासन देखा है। और अगर तुम ऐसे में किसी एक व्यक्ति को गांव में शक्ति दे दोगे तो क्या होगा, तो वो एक राजा की भांति ही व्यवहार करेगा जनता के साथ में। आप आज सोचिए आपके गांव का जो प्रधान होगा या आपके गांव के जो प्रधान जी होंगे, क्या आज भी आपके गांव का जो निम्नतम वर्ग है उसके साथ उनका वैसा ही तालमेल है या वो फर्क मानते हैं। प्रैक्टिकली जरा सोच के देखिए, तो आप कहेंगे कि भैया आज भी गांव की राजनीति में ये होता है कि जो आपका राजनीतिक रूप से मजबूत लोग हैं या जो परिवार मजबूत हैं या धनाढ्य हैं, अक्सर वही गांव की राजनीति में भी आगे हैं। और जो निम्न वर्ग है उनको आज भी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या आपका जो निम्न जाति के तौर पर, उनको आज भी उत्पीड़न उनका किया जाता है और बहुत उत्पीड़न होता है। बेशक उसको कहीं पर छुपाया जाए या कहीं पर वो बातें प्रकाशित ना हो, दिखाई ना दे, लेकिन एक दमन और उत्पीड़न तो किया जाता है, मतलब उनको सप्रेस किया जाता है। जो आपका लोअर क्लास है वो चाहे लोअर क्लास कैसे भी हो, आपका ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, जाति के आधार पर हो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी हो, या वो आपका आर्थिक आधार पर हो, ठीक है, तो उनका दमन किया जाता है। तो वो ये कहने लगे कि भाई अगर ऐसे आप किसी व्यक्ति को पावर देंगे, और तो आप कहेंगे हाँ जी सही कह रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समर्थक भी सही कह रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, राजा की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो बड़ा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हुआ हमारी संविधान सभा में। तो ये जो विचार एक दूसरे के खिलाफ हुए कि भाई नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, भविष्य में कभी देखेंगे, अभी तो इसके ऊपर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वहां पर भी कोई इसका नतीजा नहीं निकल पाया था। क्या बातें मैंने आपको बताई कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें दो गुट बने थे, स्थानीय स्वशासन का। देखिए आज इमेज, आज की स्थिति से तुलना करना, आज के गांवों का आप अगर आप देखें तो क्या गांव में हमारे जो प्राचीन लोग रहे होंगे क्या वो बहुत शिक्षित थे, क्या शिक्षा का ऐसा स्तर था कि वो लोग समझते होंगे उस समय पॉलिटिक्स क्या होती है, क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैसे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं या कैसे हम अपनी बात रख सकते हैं। क्या उस समय गांव के लोगों को राजनीति में रुचि रही होगी या धनाढ्य लोगों की रुचि रही होगी। आज तो सबके लिए सोर्सेस है ना नॉलेज के, आज तो अब युवा रुचि लेते हैं, युवा समझते हैं उस बात को कि कैसे सरकारें काम करती हैं, आपके अधिकार क्या हैं, और समय समय पर बहुत सारे अधिकार दिए गए। आरटीआई का अधिकार जैसे कि आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना की, भाई आप कोई जानकारी मंगा सकते हैं या आप ये जान सकते हैं कि सरकारें क्या कार्य कर रही हैं। उस समय पर तो स्थिति ऐसी नहीं रही होगी। तो उन्होंने कहा कि लोगों को अधिकार तो होंगे नहीं, लोगों के पास में अधिकार अगर आप दे भी देंगे मान के चलिए, तो उनके पास तो अपने राइट्स का पता ही नहीं है उनको कि कैसे उपयोग करना है। वो तो सिर्फ एक कठपुतली, एक पपेट की भांति व्यवहार करेंगे। और वहां का जो प्रधान होगा, जो मुख्य आदमी, जो भी आप चुनेंगे XYZ, उसको जो भी नाम आप देंगे, तो वो एक कैसे बात, कैसे एक करेगा। जो ग्राम स्वराज का सपना है, ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज, ये गांधी जी का है। तो उन्होंने कहा ठीक है गांधी जी की बात सही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग जान जाएंगे अपने अधिकारों के बारे में, जब ऐसा होगा कि कोई राजा उनका दमन ना कर पाए, तो जब वो समय आएगा तो उस समय पर हम इनको विकसित कर लेंगे। तो उसको आगे के लिए टाल दिया गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारी संविधान सभा ने जिक्र किया था आर्टिकल 40 में। आपसे जानना चाहूंगा आर्टिकल 40 में क्या है। उसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायतों की बात की गई थी। यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बात की थी। तो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायताज, ऑफ विलेज पंचायत, ये बात उन्होंने की थी या नहीं, आप कहेंगे हाँ जी ये बात उन्होंने की थी। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की, ये क्या बात हुई। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन किस भाग में है, तो आप कहेंगे उसको तो डीपीएसपी में, या नीति निदेशक तत्व हमने पढ़े थे, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो आर्टिकल 36 से 51 तक हमने पढ़ा। तो क्या डीपीएसपी परिवर्तनीय है, क्या डीपीएसपी को लागू करना जरूरी है, आप मुझे बताएं हाँ या ना। आप कहेंगे नहीं भैया, यानी डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता, जैसे कि मौलिक कर्तव्य लागू नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार लागू होंगे, ये बातें हमने की थी। यानी कि स्टेट को इस बारे में एक फ्रीडम दे दी गई कि भाई आप चाहें तो अपने यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है कि आप करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया, रिलीफ दे दिया। देश हमारा आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए, नेहरू जी ने देखा कि भाई हम सब के बारे में क्या स्टेटमेंट था सबका। सबका ये मानना था ना, जैसे मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया कि अंग्रेज तो सब कुछ ले गए, 4,36,000 टन सोना भारत से ले गए। भारत की इकोनॉमी कैसी हो गई होगी उस समय पर, आप कहेंगे भैया बहुत कमजोर। और बहुत सारे जो उस समय के अर्थशास्त्री हैं वो कहते थे कि ये देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये देश टिक नहीं पाएगा। तो नेहरू जी की एक सोची समझी आजकल के जो नौजवान छात्र हैं वो यही सुनते हैं कि नेहरू जी का अफेयर जो है वो एडविना के साथ में था, माउंटबेटन की बेटी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। क्योंकि दरअसल में हम लोग क्या है कि जो नेगेटिविटी है उसको बहुत मतलब हाइप क्रिएट करते हैं, उसको बहुत ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं, उसको देखना चाहते हैं। I really want to move abroad. क्या है कि जो नेगेटिविटी है उसको बहुत मतलब हाइप क्रिएट करते हैं, उसको बहुत ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं, उसको देखना चाहते हैं।
कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अपने जीवन में 99 अच्छे काम करे और एक काम अगर गलत उससे हो जाए कोई भी, तो उस एक काम के बारे में चर्चा ज़्यादा होगी और फिर उसके 99 जो सही काम है उनकी चर्चा नहीं होगी। ऐसा ही समाज में होता है और इसी तरह का समाज है। मतलब अबौद्धिक समाज इसको हम कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल नहीं है। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल लोग होंगे तो वो देखेंगे अच्छाइयाँ कितनी हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, क्या जो बुराई है वो एस्केपेबल है, क्या उस बुराई को त्यागा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, क्या उस बुराई पर चर्चा ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सिर्फ बौद्धिक लोगों का काम है, लेकिन सभी बौद्धिक नहीं हो सकते। तो नेहरू जी आए जब, तो नेहरू जी ने इस देश के लिए, साथ ही इस देश को बिल्ड करने के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है। नो डाउट, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हमारा सौभाग्य है कि हमको अच्छे प्रधानमंत्री मिले हमेशा। तो नेहरू जी का जो काम हुआ तो उसमें एक काम उन्होंने किया, क्या बोलेंगे, 1952 में, जिसको हम बोलते हैं 1952 में नेहरू जी ने कार्यक्रम शुरू किया था। नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये बहुत पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम शुरू किया। क्या उद्देश्य था इसका, बताओ, कौन बता सकता है? सामुदायिक कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया हमने, वो क्यों शुरू किया था? क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे हम क्या, सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन क्या जो ये प्रोग्राम चला, जो नेहरू जी ने सोचा, क्या वो सफल हो पाया? तो आप कहेंगे भैया फिर और बाकी प्रावधानों की जरूरत नहीं होती, अगर यही मॉडल सफल हो जाता। मैंने अभी बताया कि हमारे देश के पास में उस समय पर उतने फंड्स नहीं थे कि हम गांवों तक वो सारी सुविधाएं या जो भी हम लोग व्यवस्थाएं चाहते हैं गांव में, वो हम गांवों को दे पाएं। उतना धन हमारे पास नहीं था, हम वैसे ही एक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उसका कारण था अंग्रेजों की सीधी सीधी लूट। तो कहने का मतलब है ये प्रोग्राम जो है सफल नहीं हो पाया और जो इससे उम्मीदें की गई थी वो इन उम्मीदों पर यह प्रोग्राम खरा नहीं उतर पाया। लेकिन उन्होंने सोचा इस बारे में, ठीक है। आप याद रख लेना, ये दोनों ही प्रोग्राम क्या हो गए थे, ये आपका असफल हो गए थे, ये बात हम कह सकते हैं। अब भाई हम तो चाहते थे इनके द्वारा जो है लाभ मिलेगा, तो नेहरू जी ने कहा कि भाई इनका रिव्यू करो, क्या कारण रहे। जैसे मैंने कहा, एक कारण धन रहा, या इसमें कुछ कारण आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी रहे कि सही तरीके से चीजें नहीं पहुंच पाई। एक आपका सही तरीके से ये नहीं बताया गया कि कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा, कौन एक बोर्ड होगा। तो इसकी समीक्षा करने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बिठाई जिसको हम बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं 1957 में, कि भाई आप इन दोनों प्रोग्राम की सफलता को रिव्यू करिए, इसकी समीक्षा करिए, ठीक है। तो याद रख लेना इस बात को, इनकी समीक्षा के लिए स्टेट के पास जो पावर्स है वो डिफाइन है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 1957 में जो हमारे स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका कि इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला वो 1992 में मिला। अभी तो सिर्फ उस दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे ये विकास होगा, तो वो रिपोर्ट देते हैं। पहले तो कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं है, वह होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया, आपका जो दूसरा बिंदु दिया उस रिपोर्ट में, वो दूसरा बिंदु था आपका कि उन्होंने कहा कि जो पंचायतें हैं वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इसकी बात की उन्होंने, एक त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। आज ग्राम स्तर पर प्रधान होता है, यस और नो? ग्राम स्तर पर आज आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एलएसजी है, हाँ जी भैया है। ब्लॉक प्रमुख पंचायत स्तर पर, खंड स्तर पर होता है, नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल है, विकास कार्य कराते हो गांव में। आप देखोगे कभी नाली का निर्माण ये प्रमुख साहब के द्वारा करा दिया गया, या आप देखोगे इस जिला पंचायत कोटे से इसको करा दिया गया। यहाँ पर तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ आपका, तो कभी प्रधान जी ने अपने कोटे से सरकारी नल लगवा दी गांव में, वहाँ के स्कूलों का सौंदर्यीकरण हुआ, या किसी भी तरह से स्कूल का निर्माण वहाँ पर हुआ, तो गांवों तक विकास पहुंचेगा। आज की स्थिति में कैसे पहुंचता है, लेकिन उस समय पर क्या था, उन्होंने कहा ग्राम पंचायत पर कोई हो, उस समय पर ये अवधारणा नहीं थी प्रधान होना चाहिए या उसके लिए चुनाव होंगे या क्या होगा, ये सब प्रोसेस नहीं था। उन्होंने कहा सिर्फ होना चाहिए ग्राम स्तर पर कोई एक व्यक्ति हो, ठीक है। फिर कुछ गांवों को मिलाकर उसी स्तर पर एक व्यक्ति हो, और एक जिला स्तर पर, इसको उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जिला स्तर पर एक जिलाधिकारी हो। क्या कहा था उन्होंने? जिला स्तर पर एक अधिकारी हो, जो जिलाधिकारी होगा, और वो काम करेगा पर्यवेक्षक का, यानी कि सुपरवाइजर का काम करेगा, और साथ में वो एडवाइजरी यानी कि एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करेगा, और इनको सलाह देगा कि भाई आपको विकास कैसे कैसे करना है, किस तरह से आप विकास को कर पाएंगे। काम करने वाले यही रहेंगे, कार्यकारी जो रहेंगे वो आपका गांव और खंड स्तर पर रहेंगे, लेकिन सलाह देने का काम कहां से होगा, वो जिला स्तर से होगा। आज मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आज जिला स्तर पर कौन होते हैं? जैसे यहाँ मैंने प्रधान बताया, यहाँ पर मैंने बताया ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और यहाँ पर कौन होते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं आज वर्तमान स्थिति में। आप मुझे अपने जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम लिखिए जरा, कौन है आपके यहाँ? आपके यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? जैसे हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है, तो जैसे बुलंदशहर जिला, क्योंकि हमारा गांव जो है वो ऐसे समझिए आप, हमारे गांव की कुछ भूमि जो है वो गौतम बुद्ध नगर जिले में है, और हमारे गांव की जो मुख्य आबादी वो बुलंदशहर जिले में है। दोनों जिले में गांव लगता है। तो जैसे गौतम बुद्ध नगर के हैं अमित चौधरी, ठीक है, और बुलंदशहर में आपका अंतुल तेवतिया। तो बताएं जरा मुझे, आप सारे लोग जानते हैं, मतलब कि आप अवेयर स्टूडेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। आप बात सुनिए कि 1962 में देश में क्या स्थिति हुई थी। भारत और चाइना युद्ध हुआ था। हमारा देश ने, या हमारा जो देश था उसने आर्थिक संकट को झेला। 62 के युद्ध के बाद में हम थोड़ा सा उभरे ही थे कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध होने के बाद में फिर 1971 का युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान, उसमें फिर घिरे रहे काफी समय तक चीजें। जैसे ही पटरी पे आई तो 1975 में फिर आपका आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई 21 महीने के लिए। तो ये जो बीच का पीरियड है, इस समय पर साथ ही जो पंचायती राज था उसको उभरने का मौका ही नहीं मिला। 1970 थम्स अप करके मुझे बताएं, बात समझ पा रहे हैं? 1975 तक क्या है, इसको डेवलप होने का उतना मौका नहीं मिला। तो इसके बाद में एक समिति गठित हुई 1977 में। इंदिरा गांधी जी, मैंने आपको सारी बातें बता दी, इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी की वजह से चुनाव हार गई, और चुनाव हार गई तो फिर किसकी सरकार आई थी? मोरारजी देसाई सरकार आई थी, और मोरारजी देसाई सरकार ने इसमें इंटरेस्ट लिया स्थानीय स्वशासन में, तो उन्होंने भी एक समिति बनाई 1977 में। लिखना 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 रिपोर्ट दी थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यानी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की बात उन्होंने की। 3 स्तर बताए थे उन्होंने, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। तीसरी बात उन्होंने की थी कि इन संस्थाओं को शक्ति दी जाए, क्या पावर देने की बात उन्होंने की थी। क्या उन्होंने कहीं भी उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी? आप बताएं हाँ या ना, सारे लोग बताएं। देने की बात की थी क्या कहीं पर? आप कहेंगे नहीं। तो ये पहली कमेटी बनी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की, यानी कि फर्स्ट कमेटी, आसान से शब्दों में लिख सकते हैं फर्स्ट कमेटी, यानी कि पहली ऐसी समिति बनी, पहली समिति बनी टू टॉक अबाउट गिविंग, टू टॉक अबाउट, दिए नहीं गए, इसमें सिर्फ बात की थी, टू टॉक अबाउट गिविंग की गई है। एकल विषय हम इनको समझेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी साथी को इतनी बात जो मैंने आज आपको समझाई, क्या क्यों चाहते थे हम स्थानीय स्वशासन को, तो क्या बोलेंगे गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके भैया, इसलिए हम इसको चाहते थे। और कैसे सरकारों ने उसको सोचा, प्राचीन काल से उसके लिए क्या परंपरा थी, संविधान सभा ने क्या सोचा, कुछ समितियां गठन की गई, नेहरू जी ने गठित किया आपका बलवंत राय मेहता समिति, बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने आपका किसको अशोक मेहता समिति 1977 की रिपोर्ट 1978 में लेकिन रिजेक्ट कर दी गई। फिर उसका जीवी के राव समिति, तुंगन समिति हो चाहे गाडगिल समिति हो, ये सब समितियों के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला फाइनली 1992 में। लेकिन उसके लिए प्रयास पहला आधार हुआ 19 आपका 89 राजीव गांधी जी के टाइम पर जो सफल रहा, फिर वीपी सिंह जी के टाइम पर 1990 में, वो भी साथी क्या बोलेंगे वहां पर सफल रहा। लेकिन इसमें सफल कौन हुए? पीवी नरसिम्हा राव, उनके समय पर इसको दर्जा मिला। बात क्लियर है? बहुत थैंक यू। इतने ध्यान से पढ़ती, सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान, नागौर बगदरी गांव, 2 अक्टूबर 1959 को। रिक्त स्थान ने सिफारिश किया था कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो विकेंद्रीकृत करने की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किसने की थी? तो आप कहेंगे वो की थी बलवंत राय मेहता समिति 1957। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है? स्थानीय स्वशासन, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, हाँ जी, बड़े शहरों में नीति आयोग नहीं होता, ठीक है। क्या बोलेंगे? पंचायती राज संस्थान होते हैं।
स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके कालक्रम अनुसार के व्यवस्थित कीजिए। जी के वीर आप 1985, अशोक मेहता समिति 1977, तुंगन आपका क्या बताइए 1989, एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी मैंने आपको लिखा दी थी 1986 नहीं लिखाई थी, एलएम सिंघवी समिति हाँ लिखा दी थी 1986 लिखाई थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ फटाफट से। हाँ गया बॉस, बताएंगे क्या आंसर होगा। उनके कालक्रम अनुसार यानी कौन सी पहले गठित हुई और कौन सी बाद में गठित हुई, तो आप बोलेंगे क्या बन जाएगा इसका, बीएडीसी बन जाएगा। यानी कि ये सबसे पहले उनका कथन है जो एकदम सही है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल यही बात इन्होंने की थी। राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए ब्लॉक पहला बिंदु, ब्लॉक की तो बात ही नहीं की उन्होंने, खंड स्तर की बात ही नहीं की थी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, केवल एक होगा। अभी पूछा गया यूपीएससी पिछले वर्ष प्रीलिम्स में। अशोक मेहता समिति ने पिछले वर्ष प्रीलिम्स में अशोक मेहता समिति ने अपने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट 1978 में। बलवंत राय मेहता समिति की उसी वर्ष आ गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विधायी मूल का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है। 73वें में क्या है आपका, ग्राम पंचायत। जैसे 74वें में क्या है बताना, म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। मैंने कहा था नगर पालिकाओं के लिए नेहरू जी 1989 में क्या लेके आए थे, इनके लिए लेके आए थे नेहरू जी 65वां संविधान संशोधन, इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। 73वें के लिए गांव के लिए नेहरू जी कौन सा लेके आए थे, तो उसके लिए याद रखेंगे कौन सा, 64वां, ठीक है। अगला नगर पालिका के लिए था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन भाई विधायी मूल यानी कि जड़ का पता किससे चलेगा, तो जड़ यानी कि इसका आधार तो यही था, शुरुआत तो इसकी यहाँ से थी 64वें संविधान संशोधन विधेयक से, 64वां हो जाएगा, ठीक है।